ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आज मैं आपको, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो ये की थी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान आपने रिलेशनशिप कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हम लोगों ने कंटिजेंसी टेबल क्रिएट किया था, फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस थी, और फिर हम लोगों ने उनके दरमियान कंपैरिजन किया था और देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है बाय लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या थी? पी ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी ए। ठीक है जी, ये याद है सबको? यस सर। ओके। आज मैं सिर्फ आपको एक डेमो दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आर के अंदर आपने यही रिलेशनशिप फॉर फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम इन विच, लेट्स से ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर ये डेटा सेट में थोड़ी सी इसकी ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थिंक ऑफ इट, इट इज अ लाइव कॉन्सर्ट या लाइव एवेन्यू या वेन्यू वेयर पीपल कैन कम एंड सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है। सो इस केस में आपके पास ये डिफरेंट कॉलम्स हैं जो कि आर्टिस्ट का नेम, ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये आपके मेंशन कर रहे हैं, और ये बताते हैं कि विच काइंड ऑफ जॉनरा। ये आपको आर की वैसे विंडो नजर आ रही है ना सबको? नो सर। आर की विंडो नहीं नजर आ रही? आर स्टूडियो की आ गई है सर, आ गई है। ठीक है, ये आर विंडो की स्टूडियो के अंदर जो अगर आपके पास जो डेटा सेट है इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, उसके अंदर से डिफरेंट आर्टिस्ट के नेम है, ईयर है, मंथ है, और ये जेंडर है। जेंडर का मतलब ये है कि वेदर अ पर्सन हु एक्चुअली हैज सung इन द एवेन्यू विल वाज मेल और फीमेल। ठीक है। और जो दूसरा उस बाकी और भी चीजें थी जिसको मेंशन्ड है यहाँ पे। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो कॉलम है वो है आपके पास जॉनरा। जॉनरा में ये बताते हैं कि उसने किस किस्म का सॉन्ग गाया था, whether it was rock, it was single, it was something jazz, something else। ठीक है, ये all these categories are mentioned over here। और अब मैं क्वेश्चन जो इसके बाद और भी डेटा सेट्स हैं, सॉरी और भी कॉलम्स हैं जिन जो कि फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट केयर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। सो अभी जो मेरा क्वेश्चन है जो कि इस डेटा सेट से रिलेटेड है और इस डेटा सेट को देखते हुए मेरा आंसर करना है, वो ये है कि whether the female artist who sung at this venue or live venue have sung different songs from the male artist or not. So this is what we have to answer. So होपफुली मेरी बात समझ आ गई कि आपने जॉनरा से रिलेटेड ये बताना है कि इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द जॉनरा एंड द जेंडर ऑफ द सिंगर। ठीक है। ये मतलब बनता है कि नहीं बनता? देखिए ना, इसका क्या मतलब है कि अगर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दोनों आपके पास जो वेरिएबल्स हैं दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है। जेंडर इज आल्सो कैटेगोरिकल, सेम गोज फॉर द जॉनरा। जॉनरा इज आल्सो कैटेगोरिकल वेरिएबल जो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अच्छा, अब आपने इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना, वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप फाइंड करना, असल में तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या फीमेल सिंगर्स ने मेल सिंगर से डिफरेंट डिफरेंट जो सॉन्ग्स थे वो सिंग किए हैं या नहीं किए, राइट? सो दैट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन। सो ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन कैसे बना? देखें, अगर आपका जो जो ये जेंडर्स हैं, अगर ये जेंडर चेंज करने से जो 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 सॉन्ग जो सिंग किए गए हैं एट द वेन्यू, उनकी पोर्शन या उनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर वो चेंज नहीं होती, मतलब फॉर एग्जांपल पहले भी अगर 50 रॉक सॉन्ग्स गाए जा रहे थे और अब भी अगर आपने सिर्फ फीमेल का डेटा देखा उसमें भी 50 रॉक सॉन्ग गाए जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? या उनका पोर्शन सेम है, यानी पहले भी हाफ ऑफ दी सॉन्ग्स वर रॉक और जब फीमेल का डेटा सेट मैंने उठाया उसके अंदर भी हाफ ऑफ दी
सॉन्ग्स वर रॉक। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जब उसमें जेंडर चेंज किया है तो जेंडर चेंज करने की वजह से जो पोर्शन ऑफ द सॉन्ग्स है जो कि सिंग किए गए हैं एट द वेन्यू हैव नॉट चेंज्ड। इसका ये मतलब है ना? सर समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? ओके, लेट मी रिपीट इट। देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर करना है कि वेदर द फीमेल सिंगर्स एक्चुअली सिंग अ डिफरेंट जॉनरा एट द वेन्यू और नॉट, तो आपने क्या करना है इस केस में? ये देखना होगा कि ओके जी, आपके पास फीमेल सिंगर्स ने जो सॉन्ग गाया हुआ है वो ये है और जो मेल्स ने गाया हुआ वो ये है, और उन दोनों के दरमियान देखने को कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये मतलब है। यस। ओके, अब मैं ये कहता हूं कि मैं इसको थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखता हूं। मैं एंगल ये करता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेन्यू के ऊपर जो जो सॉन्ग्स जो थे वो गाए गए वो 50% रॉक थे, ठीक है? 50% रॉक थे इन टोटलिटी मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सॉन्ग्स व्हिच आर सung एट सर्टेन वेन्यू। 50% ऑफ देम वर रॉक सॉन्ग्स। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब मैं कहता हूं कि अच्छा, ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद हो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि 50% ऑफ द सॉन्ग्स वर रॉक। अब मैं कहता हूं कि अच्छा, मैं इनको इंडिपेंडेंटली इस तरह नहीं देखता, मैं देखता हूं कि क्या अगर मैं इसमें से जेंडर वाइज इसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर लूं। कैसे? कि मेल और फीमेल ने जो सॉन्ग्स गए उनको मैं डिफरेंट कर लेता हूं, जो दो पोर्शंस बना लेता हूं टोटल सॉन्ग्स के, और उन दो पोर्शंस के अंदर मैं देखता हूं कि उसमें रॉक की परसेंटेज क्या है। ठीक है? अब मैं फीमेल का जब डेटा उठाता हूं फ्रॉम दी सॉन्ग्स और उसमें मैं रॉक की परसेंटेज देखता हूं, इट इज अगेन 50% ऑफ द सॉन्ग्स आर रॉक। और जब मैं मेल उठा के देखता हूं उसमें भी 50% ऑफ द सॉन्ग्स आर अगेन रॉक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कह रहे हैं कि आपके पास जेंडर की बेसिस के ऊपर आपने जो डिस्टिंग्विश उनको करने की कोशिश की, उसके डिस्टिंग्विश होने के बावजूद परसेंटेज पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो मेल्स का रॉक के साथ कोरिलेशन 1 है? नहीं, इसका उल्टा, इसका रिलेशनशिप जेंडर को चेंज करने के बावजूद या जेंडर को चेंज करने से भी जॉनरा के काउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इनका रिलेशनशिप नहीं होगा सर? एग्जैक्टली, इसका ये मतलब है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड द जॉनरा ऑफ द सॉन्ग्स। ठीक हो गया? बट इसको हम अपोजिट तरीके से देखते हैं। मुझे ये पता चल रहा है कि अच्छा जी, 50% जो सॉन्ग्स हैं वो जो मैंने जब देखे हैं वेन्यू के ऊपर तो वो रॉक थे। अब मैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर जब इनको चेक करने की कोशिश करता हूं तो पता चलता है फीमेल सिंगर्स ने जो है वो रॉक सॉन्ग्स बहुत कम गाए हैं। दे आर ऑलमोस्ट 10% या 20%। और अगर मैं मेल की तरफ जाता हूं तो दैट इज क्वाइट हाई, वो 75% है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ओवरऑल सॉन्ग्स जो थे वो 50% थे, बट जब मैंने उसको जेंडर वाइज उनको चेक किया तो उनके दरमियान काफी ज्यादा मुझे डिफरेंस नजर आया फ्रॉम द टोटल एक्चुअल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉन्ग्स थी। तो इससे क्या पता चला कि आपके जेंडर की वजह से आपके पास जो जॉनरा थे उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। सही है? कम ऑन यार, कुछ जवाब दो, दिया करो ना। सर मुझे तो समझ ये है कि आप कह रहे हैं कि जेंडर और जॉनर ऑफ म्यूजिक के साथ मैं कोई कह रहा हूं कि correlation दोनों नहीं है। मैंने केसेस डिस्कस किए हैं, वो है या नहीं है वो तो मैं भी जब करूंगा तो तब पता चलेगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आपको ये समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, हमें क्या चीज चेक करनी है जिसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन होगा। ये जो हम लोग ने कंटीजेंसी टेबल जो लास्ट टाइम बनाया था ना, ये वही आज हम डिस्कस करेंगे वो आर में कैसे होता है। तो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द एग्जांपल कि अगर इस केस में लेट्स से अब मैंने वो डेटा जो इंपोर्ट, ये एसीएल का मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है? एसीएल आप सबको नजर आ रहा है कि उसमें एक जेंडर कॉलम है, एक जॉनरा कॉलम है। अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप निकालनी है, और रिलेशनशिप क्यों निकालनी है वो मैंने भी थोड़ी देर पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा तो इसका क्या मतलब है कि जेंडर चेंज करने से आपके पास जॉनरा पे इंपैक्ट आ रहा होगा, और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं होगा तो जेंडर आप जो मर्जी रख लें आपका जॉनरा पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा।
सही है। तो इसका ये मतलब है कि आपने जब वो क्वेश्चन वो जो आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि डज द फीमेल सिंगर्स एट द वेन्यू सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स देन द मेल सिंगर्स, तो उसका आंसर इस रिलेशनशिप से आंसर हो जाएगा। कैसे कि अगर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड जॉनरा, तो इसका क्या मतलब है कि यस फीमेल सिंगर्स sang डिफरेंट सॉन्ग्स देन द मेल सिंगर्स, बट इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो इसका मतलब है कि फीमेल सिंगर्स डिड नॉट सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स फ्रॉम द मेल सिंगर्स। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई सबको? सबसे पहले अब हम क्या करने लगे हैं कि टेबल आप सबको पता क्या था। टेबल क्या करता है कि टेबल आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज विद इन अ कॉलम देता है। तो इसमें हमने ACL डेटा सेट का जॉनरा का हमने कॉलम उठाया और उसका टेबल उसका कैलकुलेट किया और उसको फिर प्लॉट करके देखा, तो आपको पता चल रहा है कि कंट्री म्यूजिक आपके पास 18 सिंग हुए थे, जैज 13, फ्रॉक 68, और जो सिंगर्स थे जो सॉन्ग राइटर के 17 थे। ठीक है, ये अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ऑफ द जॉनरा। इसी तरह आपने जेंडर की भी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, वो तो आपको पता चला कि मेल एंड फीमेल, मेल 81 थे और फीमेल 35 सिंगर्स थे। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट, ये डिफरेंट आपने जो कॉलम्स हैं उनके आपने डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। यहां तक सबको समझ आ गई जी? ये वही चीज है जो हम पहले कर चुके, टेबल हमने पहले भी यूज किया आर के अंदर। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक कंटीजेंसी टेबल जनरेट करना है, या टू वे टेबल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, वो टेबल से ही जनरेट होगा। उसका फर्क सिर्फ ये होगा कि आपके पास टेबल और विद इन दैट आपने वही दो कॉलम्स जो हैं जिनके दरमियान आपने रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है वो आपने इसको पास ऑन कर दी इंस्टेड ऑफ जस्ट वन कॉलम लाइक दिस वन। ठीक हो गया? अब इस केस में जब आपके पास जो टू वे टेबल, ये कंटीजेंसी टेबल जनरेट होगा, वो वही उसी तरह का होगा जो कि आप पहले देख चुके हो। अब इस केस में क्या आ रहा है, याद है ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जनरेट किया था फ्रॉम द डेटा सेट, मैंने आपको बताया था कि आपके पास फीमेल और मेल के ऊपर सेग्रीगेशन आ जाएगी फॉर द सेम थिंग। तो इसमें 7 जमा 11 विल बी दिस 18, 6 + 7 इज दिस 13, 12 और 56 का ये 68, 10 और 7 के 17, ये वाले। समझ आ रही है ना अब आपको? जी सर। और अगर मैं इसी को अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो इसका मतलब फीमेल के आगे यहाँ पे मेरे पास इन सब का काउंट जो आएगा 7 + 6 + 12 + 10 विल बी 35, एंड इसी तरह 11 + 7 + 56 + 7 विल बी 81। ये मार्जिनल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी जो मैंने पहले बताई हुई आपको। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? ओके यस सर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आगे हमें क्या करना है। अब इसको मैं सिर्फ विजुअलाइज करना चाहता हूं इस टेबल को, उसका मुझे फायदा क्या होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा कैसे। अब आपके पास ये जो राइट साइड पे जो बार प्लॉट्स है ये नजर आ रहे हैं सबको? यस सर। अगर आप देखें तो इस केस में आपको ये बता रहा है कि कंट्री म्यूजिक के अंदर जो है मेल और फीमेल के दरमियान कितनी सेग्रीगेशंस थी। तो अगर आप देखा जाए तो रॉक जो आपके पास है इसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है कि मेल ने जो है ज्यादा गाया हुआ है, फीमेल ने बहुत कम गाया हुआ है। ऐसा ही है या और बाकियों में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ही आपने जेंडर चेंज किया है तो आपकी जो डिफरेंट जॉनर्स हैं उनके काउंट के ऊपर भी इंपैक्ट आपको क्लियरली होता हुआ नजर आ रहा है एविडेंटली ओवर हियर अरेंजमेंट में। सही है ना? जी सर। बोलो तो सही, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं आई। आ गई? जी जी सर। सबको आ गई है? यस सर। ओके अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक कैलकुलेट किया था PA = PA गिवन B। याद है हम लोगों ने याद किया, ये डिस्कस किया था और हमने यस क्या सर। कहा था कि अगर PA = PA गिवन B होगा तो इसका क्या मतलब है? इन दोनों में कोई कोई रिलेशन रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, यस। PA और यानी कि A और B इवेंट के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। इसमें हमारे पास A और B इवेंट जो है वो आपके पास दो कॉलम्स है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम P of A कैलकुलेट करेंगे, P of A से क्या मुराद है इस केस में?
सोचो थोड़ा सा, P ऑफ A इस Probability of rock. या रॉक को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। सर वो जॉनरा जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनर जी हो गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जॉनर्स क्या है, वो P ऑफ A बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट जॉनर टू बी सung एट डिफरेंट एट दैट वेन्यू। ठीक हो गया, सही है यस ना? सर। ओके, और P A B क्या होता फिर? यस सर, सर फिर वो जेंडर होता है, P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेंडर। फीमेल गिवन एग्जैक्टली, जेनर उस केस में आपके पास ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन जॉनरा टू बी sung at that venue when event B which is female or male at the venue। समझ आ गई सबको? यस सर। अब सबसे पहले P ऑफ A कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए हमारे पास जो तरीका कार है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेबल अगर आपने कैलकुलेट जॉनरा का करना है, सो इन दैट केस इफ आई रन इट, दिस इज व्हाट वी गेट। इसका क्या मतलब है, इन सबको ऐड अप करोगे तो यू विल गेट अ 1। सो इसका ये मतलब है कि आपके पास ऑलमोस्ट 15% कंट्री थे, जो आपके पास 11% जैज थे, 59% रॉक था और 14% सिंगल सॉन्ग राइटर थे। ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ऑफ डिफरेंट सॉन्ग। अब मुझे कुछ जल्दी से बता सकता है कि रॉक की ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई होगी? ये रॉक के लिए जो ये 0.586 आया है, मैंने कंटीजेंसी दिखाया था। डिवाइड किया टोटल के साथ। किसको किससे? सर टोटल के साथ डिवाइड करते हैं। किस टोटल के साथ? प्लस 12। 56 प्लस 12। अच्छा, वो 56 प्लस 12 कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है? जल्दी से बताओ। 56 प्लस 12 ये नहीं है 68? यस सर। तो इसका मतलब है P ऑफ A में 68 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 68 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 18, ये जो भी इसका काउंट है, सो दैट विल गिव मी द परसेंटेज ऑफ द रॉक म्यूजिक जो या PA जो है। याद है ना, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ था। इसी तरह बाकी में यस सर, टोटल के साथ डिवाइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये मेरे पास एज आ गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a song will be let's say a jazz song if I select a song randomly from all the songs which are sung at the venue? So 13 divided by total number of genres. लिखा हुआ सब कुछ। So 13 divided by total number of genres. इस केस में मैंने आपसे पूछा है कि इन शॉर्ट मतलब ये है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ जैज सॉन्ग फ्रॉम ऑल द सॉन्ग की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 0.11। वेरी गुड, ये 11% है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि अब आप ये कहते हैं कि ये अगर आपके पास टोटल सॉन्ग्स जितने भी एक वेन्यू पे गाए गए हैं उसमें से 15% कंट्री थे जो और 11% जैज थे, 58% रॉक थे और 14% आपके सिंगर सॉन्ग राइटर के सॉन्ग। अगर आप फॉर एग्जांपल एक रैंडमली इन सबको एक बास्केट में डाल के उसमें से एक मैं सॉन्ग पिक करूंगा तो 58% चांस है वो रॉक होगा, 14% सिंगल सा होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया। सो अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इसी की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू नाउ द जेंडर, ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैं टू वे टेबल जो कि आपका जेंडर के साथ भी इन्वॉल्व है उसके साथ इसको कैलकुलेट करता हूं, जो कि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये टू वे टेबल के लिए वही प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने लगा। अगर इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं,
अब याद रखें वही आपके पास हो रहा है। अब इस केस में आपके पास विद फीमेल वही चीजें आ रही हैं। सो आप कंपेयर किस किस को करोगे, आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे, और सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ फीमेल के लिए था, ऐसे ही है ना, ये फीमेल फर्स्ट रो की बात हो रही है, राइट? सर ये जो 1 है ये फर्स्ट रो को जाहिर कर रहा है, 2 वे कॉमा 1। 2 वे कॉमा 1। अच्छा यार, इसको आप लोग बाद में जाके देख लेना। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसकी बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मतलब इसको जेंडर की बेस में करना है या इसकी बेस पे करना है। तो ये आपको ये 1 और 0 ये बता रहा होता है। ये बात जाके जब देखोगे ना इसकी डिटेल में, मैंने आपको कहा था मैं फंक्शंस की डिटेल नहीं बता रहा इस वक्त। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने कुछ और देखनी है, इसकी आउटपुट को देखना है। आउटपुट आपको कंटीजेंसी टेबल जनरेट कर रहा है। कंटीजेंसी टेबल में आपको ये प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही है। ये वाली वो कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे आपके पास 20% लिखा आ रहा है, 17%, 34%, 28%। यहाँ पे 13%, 86%, 69% एंड सॉरी 68 गलत कह गया हूँ, 13%, ये 8%, 69% एंड ये फिर से 8% है। सही है? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने पी ए बी को करना है तो उस केस में आपने कंपेयर किन दो चीजों को करना था कि इसको इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना विद द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हैं जो कि आपके सामने नजर आ रही है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि कंट्री म्यूजिक जो है उसको प्ले होने की प्रोबेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 15% है। बट फीमेल में अंदर मैं सिर्फ देखता हूं तो कंट्री म्यूजिक को प्ले करने की जो प्रोबेबिलिटी वो रिलेटिवली हायर है, इट इज 20% इंस्टेड ऑफ 15%, राइट? जैज की बात करें तो वो 11% है, जबकि फीमेल के अंदर वो 17% है। रॉक की जो 58% है, तो और फीमेल के अंदर रॉक की जो परसेंटेज है वो 34% है, लो है। और सॉन्ग ये जो सिंगल सॉन्ग राइटर की वो 14% जो है ऑन टोटल है। बट आपके पास जो 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 फीमेल के केस में इट इज ऑलमोस्ट 28। तो यू कैन सी दैट कि पी ए इज नॉट इज इक्वल टू पी ए बी इन दिस पर्टिकुलर केस, देयर इज अ चेंज। सो पी ए की वैल्यूज आपके पास ये ऊपर बनी है और पी ए बी की वैल्यूज आपके पास ये जो हाईलाइटेड रो है इसमें नजर आ रही है। सही है? यस सर। तो वी कंक्लूड दैट पी ए इज नॉट इज इक्वल टू पी ए बी, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे इस बात से एग्री करते हो? यस सर। और बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी कैन से Yes, sir. दैट There is some kind of relationship. very good, yes, there is some kind of a relationship between the genre and the gender of the singer. So इसका मतलब है कि we can conclude that yes, आखिरी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था, Gender has some effect on the genre of music selected in the competition. क्वेश्चन मेरा कुछ और था। ये बात आपकी सही है बट क्वेश्चन मेरा कुछ और था। क्वेश्चन ये था कि डज द फीमेल सिंगर्स सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स देन द मेल सिंगर्स एट दिस वेन्यू? तो आंसर क्या होगा? Yes. Yes, sir. दोनों Yes, की अलग answer है. is yes, they are Yes, different because आपने उसको क्यों ये कंक्लूड किया? क्योंकि you can see that there is a effect of gender on the genre, so that is why the female singers definitely sing a different songs as compared to the male singers. ठीक है? That is why we can conclude that yes, they sang a different songs over there. So hopefully ये बात So जी अगर सर जी बोलें सर अगर सर मेल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाती है हमारे किस पास पी ऑफ ए जो कि हमने जनरा की है नहीं आ सकती ना, 0.14% वो फॉर असल में इसलिए एग्जाम्पल. नहीं आ सकती क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मेल और फीमेल पे हो रही है। अगर आपकी दोनों की अगर इसको 15% बनाना है, लेट से ये जैसे कंट्री को 15% बनाना है और डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मेल और ये 15% बनाना है इसको, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल हो रही है, तो अगर एक आपका 15 है तो दूसरे को भी 15 ही होना पड़ेगा, तभी ये 15 ऑन एवरेज बनेगा। पर अगर एक 20 है तो दूसरे को 15 से कम होना पड़ेगा तब ये 15 बनेगा। सिंपल सी बात है। ये नहीं हो सकता कि ये 20 होगा तो नीचे वाला 15 हो गया। ओके सर, थैंक यू. ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी?
वेरी गुड, ओके। चले जी, इसको मैं इस वक्त कंक्लूड कर रहा हूं और मैंने अब आपको बता दिया कि अब आपका कंटीजेंसी टेबल कैसे यूज होते हैं आर के अंदर और कैसे इस स्मॉल इतने 3 या 4 लाइंस के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल और नॉट बाय कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी चीज खुद मैन्युअली कैलकुलेट नहीं की। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक यस मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगा हूं। इसको मुझे लेट मी स्टॉप शेयरिंग इट और कुछ और मुझे शेयर करना चाहिए। एक सेकंड है। अब जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है, याद रखिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आज के लिए नहीं बल्कि अब जब तक हमारे कोर्स जब तक खत्म नहीं होता उस वक्त तक ये याद रखिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस कोर्स की समझ के क्रक्स है, जो कुछ हमने पढ़ा है ये समझ लें कि वो सब का सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये समझ लीजिए बस, और आखिर तक अब मैं इसी को डिस्कस करूंगा। ओके जी, सबको नजर आ रहा है जी? जी ओके। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। और याद रखना है कि सैम्पलिंग होती क्या है, ये आप में से मैं ख्याल है हम पहले कोई डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने ये डिस्कशन किसी हद तक की थी और आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड भी थे कि सर सैम्पलिंग कैसे होती है और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने कहा था वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अब उसकी डिस्कशन। यस सर, मैंने ये क्वेश्चन किया था सर, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं सैंपल साइज। एग्जैक्टली, यस। तो अब वो सैम्पलिंग के जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें होंगी उससे से रिलेटेड वो आज डिस्कस करेंगे और ये आगे सारी डिस्कस होती रहेगी। वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड अपॉन हो रहा होगा सारा चीज। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले याद रखिए कि नाउ डेज all the data is some kind of population। याद रखिए स्पेशली जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो हम लोग डिफरेंट बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द मेल सॉरी ऑल द सिंगर्स ऑफ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो इस केस में हम पॉपुलेशंस की बात कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की। कुछ केसेस के अंदर इट इज पॉसिबल टू टू गेट द डेटा और गेट द पॉपुलेशन या कैलकुलेट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ प्रोफेसर्स इन NUCES फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इन दैट केस इट इज प्रैक्टिकल to get the population of all the professors. Maybe it is possible to calculate the mean salaries of this population। बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वी दिस population is accessible and we can always and practical to calculate some to gather some information of this population। ठीक है, but what if I change it and say population of all the professors of Asia। Okay, now in this case this study will be a bit difficult। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस केस में you cannot access all the professors of Asia। ठीक है, so अगर मैं इस पॉपुलेशन को इसको P से रिप्रेजेंट करूं, so in that case there will be a mean of this population, mean of P। so it is currently unknown to me। ठीक है, इसमें P जो है वो सैलरी है। ठीक है, सॉरी, सैलरी ऑफ प्रोफेसर्स of population of the
salaries of all the professors of Asia, ठीक है। तो सैलरी ऑफ जब हम प्रोफेसर्स की बात करते हैं तो इस केस में, इन दिस केस मैं इसका मीन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। Will it be possible for me to calculate this mean? Yeah, will it be practical to do it? नो सर। Okay. जब ये नहीं है तो बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने यार ये इन्फॉर्मेशन तो लेनी है, अब मैं क्या करूं? अब इसके लिए जो पॉसिबिलिटी एक ये है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द कंप्लीट पॉपुलेशन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सैंपल्स, या सैंपल डेटा के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और सैंपल डेटा क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट पॉपुलेशन वी विल गेट सैंपल जो कि हमारे ऊपर एक्सेसिबल होंगे। S1 एक सैंपल ले लिया यहाँ से, या S2 ले लिया, S3 ले लिया, S4 ले लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इन सब सैंपल्स का जो साइज है, साइज ऑफ ऑल द सैंपल इज इक्वल टू n, साइज ऑफ सैंपल इज इक्वल टू n, size of sample is equals to n and so on and so forth। इन सब के सेम सैंपल साइज आपने रखे, और इसके बाद आपने क्या कहा कि आपने होप किया, you are hoping that the behavior of the samples will be same, will be same as the original population, right? अच्छा, अगर ये जो आपकी होप है, इस होप को सेंट्रल एक लिमिट थ्योरम है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम describes the mean of the samples and its relation to the actual population mean। याद रखिए कि इस टाइम पे हम लोगों का मेन जो एम है वो ये है कि हमारे पास किसी तरह हमें एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन पता चल जाए, राइट? या उससे रिलेटेड हमें ये पता चल जाए कि इसका पॉपुलेशन का मीन क्या है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क और टू गेट दैट पॉपुलेशन। तो हम लोग किस पे काम करेंगे? हम सैंपल्स पे काम करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि जो सैंपल के थ्रू हमें जो मीन मिले वो एक्चुअल पॉपुलेशन के मीन के करीब हो या उस जैसा हो, ठीक है? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होता है वो आपकी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता है और बताता है कि इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम और नॉट, ठीक है? सो व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है? ये अब हमने चेक करना है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर लेट से, मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि लेट से आपके पास जो एक्चुअल, ये मैं एक सिचुएशन में बता रहा हूँ कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ऑफ लेट से प्रोफेसर सैलरीज, एक्चुअली ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ये पॉपुलेशन जो है वो सैलरीज है, ठीक है? सैलरीज है, राइट? सो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको क्लियरली नजर आ रही है कि थोड़ी सी राइटली या राइट स्क्यूड है, ठीक है? यहां तक सबको समझ आ गई? अब इसका मीन यहां पे है कहीं पे, यहां पे है कहीं पे, दिस इज द मीन, दिस इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, राइट? यहां तक समझ आ गई जी सबको? अब याद रखें, जब पॉपुलेशन जब कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पी, दिस पी, और जब मैं सैंपल कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल, सॉरी
जी कोई बोल रहा था कोई बात, कोई कमेंट है किसी का? अच्छा याद रखिए मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किए, एक्चुअली इट विल कम फ्रॉम द हिस्टोग्राम जैसे हमने पहले किया था, याद है ना आपको हिस्टोग्राम्स जो होंगे, तो असली तौर पे इसके नीचे हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी आपने जनरेट की होगी, वो कुछ इस तरह की होगी, जैसे ये आपका जनरेट हो रहा होगा। ठीक है जी, सबको समझ आ रही है ना? जी सर। यस ये सर ये हमने पॉलीगॉन जी वाला जी बिल्कुल ड्रॉ किया पॉलीगॉन है ना। वेरी गुड, यस पॉलीगॉन वाला जनरेट किया, यू आर राइट। ओके अब इस केस में जब आपके पास ये राइटली स्क्यूड हो गया, अब याद रखें कि ये मैंने जो सिचुएशन बताई है, मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्चुअली आपको मीन ऑफ द पॉपुलेशन नोन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं आगे जाके, ये सिर्फ समझाने की बात हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास मीन ऑफ द पॉपुलेशन जो है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन हमारे पास लेट्स से नोन है और हम लोग उसको रिलेट करना चाहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब मैंने क्या किया कि अब मेरे पास जब ये पॉपुलेशन का मीन आ गया जो राइटली स्क्यूड है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि चलो फिर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं अज्यूम करता हूं कि इट इज अननोन टू मी, आई डोंट नो इट। ठीक है, और मैं इसको गेस करना चाहता हूं फ्रॉम द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, एक काम ये करना शुरू करता हूं कि मैं सैंपल लेट्स से सैंपल साइज ऑफ 5 कर लेते, चले सैंपल साइज ऑफ 5 लेके इस पॉपुलेशन में से मैं डिफरेंट सैंपल लेने लग जाता हूं और उनका मीन जो है रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं। सही है, अब मैं उसका जब मीन रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं तो जूं जूं मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल जो मैंने कैप्चर किए होते हैं ऑफ साइज 5 वो ज्यादा होते जाते हैं, तो उनकी जो शेप होगी दैट विल टेक द शेप ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होपफुली मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब मैंने क्या लिया है, इस पॉपुलेशन से मैंने ये सैंपल, इसको कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आती है कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन of the samples taken from the original population। सही जी, समझ आ गई? ठीक है कि नहीं? ठीक सर। अच्छा अब मैं अपनी Yes, आसानी sir. के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूं कि मैं ये जो सैंपल्स हैं इनका मैं काउंट जो ज्यादा करता जाता हूं, मैं सिर्फ पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूं, अंडरनीथ आपके हिस्टोग्राम्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए कि ये स्पेस सेम है और इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नजर आएगा कि आपका जो ये पॉलीगॉन है, ना सिर्फ ये इसका जो मीन है, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, दैट स्टार्ट्स टू come close to close to द पॉपुलेशन मीन, और जो मैं इसके अंदर सैंपल्स की काउंट को ज्यादा करता जाऊंगा तो क्या होगा कि आपका जो इसकी हाइट है वो ज्यादा होती जाएगी और विड्थ इसकी कम होती जाएगी। समझ आ रही है? लाइक दिस, आर वी क्लियर ऑन दैट? ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी हाइट नॉर्मल मतलब इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन होना में शुरू शेप हो है ना, जाएगी। आपकी नॉर्मल अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन mean- में कोई चेंज नहीं आएगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही रहेगी, बट आपको जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि विड्थ जो आपकी थी डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें डिक्रीज होना शुरू हो गया और वो
कन्वर्ज करने लग गया है। कन्वर्ज बल्कि कहना चाहिए कि ऑल द वैल्यूज आर कन्वर्जिंग टू द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? जो जो आप मीन को सॉरी नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज करते जा रहे हो और उनके मीन को रिपोर्ट करने लग जाते हो, तो ज्यादा आपके पास जो मीन है वो आपके इस जगह पे आपके कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा आपके मीन इस जगह पे फॉल करेंगे और लेस आपके आउटसाइड आपके फॉल करेंगे। तो ऐसे तो सैंपल्स इंक्रीज करने से सिर्फ ये हुआ जी, नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग। सही है। अब जैसे आपके पास ये 500 थे, फिर ये 1000 हो गए, और इसको आप ज्यादा करते जाएंगे तो इन दैट केस ये आपकी विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी। तो सर कोई लिमिट तो होगी कब तक हम मतलब सैंपल इंक्रीज करेंगे? आपकी इसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन गो टू इंफिनिटी, बट आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए, प्रैक्टिकली अब आपको किसी न किसी जगह पे रखना है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली आप नॉर्मली इसको उस मतलब आमतौर पर स्टैट्स के अंदर जो होता है ना डिफरेंट यार किसका माइक ऑन है जरा देख लो यार, अगर आप बोल नहीं रहे तो माइक ऑफ कर ले प्लीज। ओके, आपका जो याद रखिए कि जब भी आपने जब राइट साइड पे मूव सॉरी आपका नंबर ऑफ सैंपल्स को जब इंक्रीज करना है तो देयर इज प्रैक्टिकली देयर यू कैन नॉट गो टू इंफिनिटी, ठीक है? आप इनफिनिट सैंपल्स नहीं ले सकते। तो इसका ये मतलब है कि यू हैव टू गो फॉर अ सिग्निफिकेंट लार्ज नंबर। वो सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर आमतौर पे जो होता है वो हंड्रेड्स में, 30s में, इस तरह के नंबर जो होते हैं रिपोर्ट हो, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब मैं हाइपोथेसिस डिस्कशन करूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग कीप दैट इन माइंड कि हाइपोथेसिस वैलिडेशन के लिए हमारे पास डिस्कशन होगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल साइज को आपको क्या रखना चाहिए। बट याद रखिए कि जो इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि जो आप इसके वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और वो जो वैल्यू एक जगह पे यहाँ पे कन्वर्ज कर जाती है, तो आप जो सैंपल साइज इंक्रीज भी करोगे तो यू विल स्टिल बी गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर। तो इसमें कुछ देर के बाद चेंज नहीं आ रही होगी, ठीक है? जब चेंज नहीं आ रही होगी तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव कन्वर्ज टू सम वैल्यू, नाउ यू कैन ऐड मोर सैंपल्स टू इट, बट there will be no significant change in the mean of the distribution, and at that point you can say that there is no need to go any further, rather I will stop and I will report this mean sampling distribution as the mean of the population. सो सर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं हम। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इट इज सो, अगर आप इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा करते जाएंगे और ये कन्वर्ज कर जाएगा तो इसके बाद इसमें और पॉपुलेशन के मीन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर, गॉट इट। अच्छा जी, ये होपफुली मेरा ख्याल है ये बात सबको समझ आ गई कि अब आपके जो जो कैसे नंबर ऑफ सैंपल्स का इम्पैक्ट आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्या रिलेशनशिप है ये भी याद रखना है। क्या कि अब इस केस में इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अब मैंने ओरिजिनल जो पॉपुलेशन बनाई थी वो ये वाली, इसको मैंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो राइटली स्क्यूड है, ये मैंने बताया था ना। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसमें से ये सैंपल जिस तरह भी मैं ले रहा हूं, तो इस केस में एट द एंड ऑफ अ डे मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो राइटली स्क्यूड बनेगी या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगी? आई थिंक सर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। नहीं, हाइट तो राइटली स्क्यूड में भी हो सकती है ना, क्योंकि सर कन्वर्ज हो गया ना, उसकी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है। राइटली स्क्यूड में भी कन्वर्जेंस होती है।
रीजन इसका ये नहीं है, रीजन इसका सिर्फ आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को रीजन बनाना है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको ये कहता है कि रिगार्डलेस of the population and its shape, sampling distribution will always show नॉर्मल बिहेवियर। या नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर या सिमेट्रिक भी आप इसको कहते हैं, सिमेट्रिक बिहेवियर फॉर sufficiently large number of sample means, samples mean। ठीक है, अगर आपके पास ये बात सबको समझ आ गई कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पॉपुलेशन कैसी है या उसकी शेप कैसी है, हमेशा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो नॉर्मल बिहेवियर शो करेगी, आप जूं जूं नंबर ऑफ सैंपल्स को इंक्रीज करते जाओगे। आर वी क्लियर ऑन दैट? यस सर। बस और दूसरी मुझे चीज सर ये एक पॉइंट पूछना है, हाँ, है कि सर हमने अभी तक तो उसका ओरिजिनल ये सॉरी आपकी आवाज नहीं समझ आई, आपकी आवाज बहुत कट रही थी, दोबारा से बोलें। मैं पूछना चाहता सर, मैं इसमें कंफ्यूज था कि हमें अभी तक तो एक्चुअल जो हमें पता करना है मीन, उसका तो हमें अभी तक पता नहीं है ना, जो हम नहीं, गैस अभी करना चाहते हैं। मैं वो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, मैं जो असल में कहानी बताना चाह रहा था वो ये कि आपका इस केस में मीन ऑफ द पॉपुलेशन लेट्स से नोन था, और जब भी आप इससे सैंपल्स लेकर ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन को जब ज्यादा करते जाओगे, सैंपल्स को ज्यादा करते जाओगे, तो होपफुली आपके पास जो ये जो मीन की सैंपलिंग मीन की जो मीन की वैल्यू आई है, ये वाली और ये वाली वैल्यू जो होगी, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। So I can use the sampling distribution mean as the mean of the population. Clear? ओके सर। ओके, अब इस केस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप याद रखो कि मैं बार बार चीज जिस पे एम्फसाइज कर रहा हूं वो ये है कि पॉपुलेशन है क्या वो आपको पता है, बट उस पॉपुलेशन के स्टैट्स यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और बाकी चीजें आपको नहीं पता। उसका रीजन ये है कि आपने पूरे पॉपुलेशन की वैल्यूज आपके पास नहीं है, तो आपने सैंपल पे काम करना है। तो ये आपके पास, ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा था कि अगर आपने अपने इस कॉन्सेप्ट को, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को वैलिडेट करना है, तो आप ये कह सकते हो ओके जी, मेरे पास एक पॉपुलेशन है जो कि मैंने खुद जनरेट कर ली है और उसके बारे में पता, और मैं उसमें से डिफरेंट सैंपल्स ले लेके सेंट्रल लिमिट थ्योरम को चेक करना चाह रहा हूं कि वेदर इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू और नॉट। तो यू कैन सी दैट इट विल डेफिनेटली होल्ड ट्रू। सर आपने बस ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये जो will always show normal or symmetric behavior for sufficiently large number of samples mean। सर बस यही क्या हुआ सर, बस यही पूछ रहा था। अच्छा जी, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज जो है, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आपने क्या करना है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को यूज करना है एज ए पॉपुलेशन मीन को, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके सैंपल्स जो हैं सफिशिएंटली लार्ज नंबर में हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन के ऊपर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक हो गया? सर सैंपल के मीन को क्या करना है, हमने एज ए पॉपुलेशन के मीन यूज करना है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को एज ए पॉपुलेशन के मीन के तौर पे यूज करना है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन के मीन है ही क्लियर नहीं। सर।
ठीक है, समझ आ गई अब ये बात? मैं बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात और ये इसको समझ आ जानी चाहिए। बताएं जी, आ गई समझ? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब याद रखना है एक, अभी मैंने जो नंबर ऑफ सैंपल्स जो थे ना, मैंने बताया था जो जो इंक्रीज करते जाते हैं उस वक्त आपके जो मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉपुलेशन मीन के करीब होता जाता है। यही बिहेवियर अगर आप या साइज ऑफ द सैंपल्स, बल्कि साइज ऑफ द सैंपल्स कहते हैं, इंक्रीजिंग the size of the samples has the exactly same impact। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले n इज इक्वल टू 5 कहा था और मैंने कहा था कि 5 साइज के बहुत ज्यादा सैंपल्स ले लूं तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसका मीन या उसकी शेप नॉर्मल होगी, ये मैंने कहा। तो इसी तरह अगर आपने जो सैंपल साइज लिया अगर वो भी बड़ा करते जाओ और उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप अपने उनको उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करो तो इन दैट केस उनका भी बिहेवियर नॉर्मल के करीब ही होगा। यानी कि आप साइज ज्यादा कर लो और नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा कर लो, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग। समझ आ गई ना? कि अगर बिल्कुल ऐसे ही कि 5 साइज के अगर आपने 2 दफा लिया है या 10 साइज के मोस्ट प्रॉबेबली 1 दफा लिया है, समझ आ गई? तो इस केस में आपके पास साइज ज्यादा था तो मोस्ट प्रॉबेबली इसका बिहेवियर वही मोस्ट प्रॉबेबली होगा जो कि 2 सैंपल्स ऑफ साइज 5 का होगा। ठीक है, गुड, यस सर। अच्छा अब आ जाते हैं एक चीज, अब मैंने जो एक बात की कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यस सर। follows नॉर्मल मॉडल। उसका क्या मतलब है कि आपके पास देयर विल बी अ सेंट्रल पोजीशन और मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोस्ट ऑफ द सैंपल मीन्स विल लाई एंड देयर विल बी सम as we move away from the center the number of या frequency will decrease on both sides symmetrically। यही हम लोगों का नॉर्मल मॉडल है, ठीक है ना? अगर आपको याद हो यही मॉडल आपने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं, और इसको हम Z डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या Z डिस्ट्रीब्यूशन, याद है हमने पढ़ी थी? Z स्कोर और Z डिस्ट्रीब्यूशन। Z डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कहा था कि नॉर्मल मोड या नॉर्मेलिटी या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब है वो Z डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम चीज है। ये मतलब है, सारी बात से एग्री करते हैं? यस सर। ओके, अब इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर Z टेस्ट कर सकते हैं। Z टेस्ट का कुछ याद है क्या था? वो टेबल में से देख के सर। एग्जैक्टली, ये टेबल में से देख के और फिर ये वो बाकी प्रोबेबिलिटीज और ये वो हम लोग कैलकुलेट करते थे, याद है आप सबको? यही हमने किया था। अच्छा, अब इस केस में इसका जो बेनिफिट है ये याद रखो बहुत ज्यादा है। वो क्या कि थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मेरे पास ये पॉपुलेशन है, इससे मैंने ये जो भी पॉपुलेशन थी इसके बाद मैंने इसे एक मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की जो कि ऑफ कोर्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करते हुए मुझे पता है कि सफिशिएंटली लार्ज साइज के सैंपल्स होंगे और सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी लाइक दिस, जिसमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है क्या कि आपके पास 64% जो होगा वो डेटा जो होगा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन बोथ साइड जो होगा अवे होगा। यही है हमने बात की थी। और फिर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमने कहा था कि ऑलमोस्ट 95% डेटा जो होता है आपका कवर हो जाता है, राइट?
और याद रखिए हम लोग इस वक्त सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जी यहां तक सबको समझ आ गया जो मैं बात कर रहा हूं? जी सर। अच्छा, अब इस केस में याद रखना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको नजर आ रही है, इस केस में ये आपका इसका बिहेवियर, और जो आप पहले सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं इसका एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आप इस पॉपुलेशन में से जो डिफरेंट सैंपल्स ले रहे होंगे उनका 95% का जो मीन होगा, यानी 95% सैंपल्स का जो मीन होगा वो इस और इस ब्रैकेट के दरमियान होगा। सारे इस बात से एग्री करते हो? 64 नहीं 68 था सर। जी सर। 68% का इस और इसके दरमियान होगा। सही है? जी सर। और ये जो मिडल पॉइंट इस टाइम पे हमें नजर आ रहा है जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, इट इज सेम एज पॉपुलेशन। वेरी गुड, ये भी आप सबको समझ आ गई, यहां तक वी आर ऑल क्लियर। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो आपको इंपॉर्टेंट बात एक समझ आ चुकी है। अच्छा, अब फॉर द सेक ऑफ Population डिस्कशन, का सिर्फ mean। समझाने के लिए मैं कहता हूं कि यार मेरे पास एक स्कोर आता है, मैं एक सैंपल लेता हूं, या मुझे एक कहता है कि एक सैंपल है, मुझे नहीं पता कि वो, अब आपसे ये कह देता है कि यार ये पॉपुलेशन जो पी है इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये आपको गिवन है। ये पी इटसेल्फ क्या है आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है फॉर अ पॉपुलेशन। समझ आ गई? इसका मीन डायरेक्टली मैं नहीं मुझे पता, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे नहीं पता, इसके और कोई प्रोफाइल पी का मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ पता है वो क्या है कि मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन का पता है, और मुझे उसके मीन का पता है, और मैं होप कर रहा हूं कि ये जो मीन है वो इस पॉपुलेशन का भी यही मीन है। ठीक है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहता है कि होपफुली इट विल बी सेम एज द पॉपुलेशन मीन। यहां तक सबको समझ आ गई? अब अगर मेरे पास एक बंदा आके कहता है कि उस एक मीन वैल्यू मुझे देता है, लेट्स कॉल इट सम मीन वैल्यू एक्स, और वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या ये एक्स वैल्यू इस पॉपुलेशन में, ये जो मीन वैल्यू मेरे पास आई है, क्या वो इस पॉपुलेशन का हिस्सा है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये चेक करना चाहिए कि वो जो एक्स वैल्यू है वो इस जगह पे कहां पे फॉल करती है। ऐसे ही है ना? let me use some different color for that. Let me use maybe green color. So let me इसको मैं अगर फॉल करता हूँ इस जगह पे, तो या इस जगह पे, तो इसका क्या मतलब है? मुझे ये नजर आ रहा है कि ये x जो वैल्यू है, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की 95% की जो रेंज थी इसके अंदर कहीं पे फॉल करती है। सो देयर इज अ चांस कि आपके पास जो x वैल्यू है वो एक्चुअली इसी पॉपुलेशन में से आई हो, राइट? बट अगर मैं यही एक्स वैल्यू उठा के यहां पे कहीं पे फॉल करता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज, इट इज हाईली अनलाइकली दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस पॉपुलेशन पी। ये जो जो मैंने बात की है ये सेंस बना रही है नहीं बना रही? जी ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई यार बताओ? रिपीट कर दें। सर बेसिकली क्या है ये रहे कि जो x की वैल्यू है अगर हम वो डिटरमिन करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का हिस्सा या नहीं है, हम जाके उसका प्रोबेबिलिटी यूजिंग द जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद बिल्कुल, z इसमें देखें ना, टेस्ट। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर एक 95% चांस ये है कि एनी वैल्यू जो कि इस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगी, देयर इज अ 95 पर, अगर फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट इट मे बिलोंग टू दिस पॉपुलेशन, बट जो जो मैं इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से दूर चला जाता हूं और बड़ी एक आउटलायर सी वैल्यू मेरे पास आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये हो सकता है ये जो मीन आया है ये किसी और पॉपुलेशन P1 से आ रहा है जो कि इस P का हिस्सा नहीं है, ये कोई और पॉपुलेशन है जिससे ये कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसका फायदा क्या होगा? इसका बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा और इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता हूँ, बताता हूँ सॉरी, कि लेट्स से कि ये जो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से ये P जो है मैं कहता हूँ कि दुनिया में
बच्चों के जो स्टडी टाइम है, स्टूडेंट्स का स्टडी टाइम क्या है, ये उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मैंने उसको प्लॉट किया हुआ है। अब मुझे ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कैलकुलेट दिस द मीन ऑफ दैट वैल्यू, तो मैंने क्या करना है, सैम्पलिंग की तरफ जाना है। तो मैं सैंपल लेना शुरू करता हूँ और मेरे पास सैंपल लेने के बाद मेरे पास क्या आता है कि मेरे पास ये मीन आ जाता है, ठीक है, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन आता है तो मैं क्या एज्यूम करता हूँ, या मैं होप करता हूँ कि ये जो मेरे पास मीन आया है, ये एक्चुअल जो जो दुनिया में सारे बच्चे जितनी देर पढ़ते हैं उसका मीन भी यही होगा जो मेरे इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आया है। सही है। अब होता ये है कि डाउन द लाइन मेरे पास एक बच्चा मुझे स्टूडेंट मिलता है और मैं उससे पूछता हूँ, यार तुम बताओ कि तुम्हारे स्टडी टाइम क्या है। वो मुझे क्या कहता है कि मेरा जो स्टडी टाइम है वो लेट से वो इस जगह पे फॉल करता है, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। सही है। अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं कंक्लूड दो चीजें कर सकता हूं कि ये बच्चा या तो इस स्टूडेंट पॉपुलेशन जिसका मैंने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की हुई है उसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मीन और उसके आउटलायर जो थे वो इधर तक 95% डेटा सारा कवर कर लेते थे, ये तो उस 95% से भी बहुत दूर है। यही मतलब है। एग्जैक्टली सर। तो इसका क्या मतलब है कि या तो ये बच्चा उस पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ी आउटलायर एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस पॉपुलेशन का अगर वाकई वो मेंबर है, इस पॉपुलेशन का वाकई ये मेंबर है, तो इसका मतलब है कि ही इज क्या कहना चाहिए, सम काइंड ऑफ आउटलायर या नॉइज कह सकते हैं इन दिस पॉपुलेशन, या इट इज हाईली अनलाइकली कि वो इस पॉपुलेशन का मेंबर है। एलियन है सर। एलियन कह सकते हो, यस। बट अगर एक और बच्चा आता है जो कि मुझे कहता है कि मेरा टाइम इधर इधर फॉल करता है, तो इन दैट केस आई विल से दैट ओके यस दैट इज अ वेरी मच पॉसिबल कि आप इसी पॉपुलेशन का मेंबर हो। जब मेरे पास इस किस्म का डेटा आएगा तो आई हैव टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, ठीक है, कि क्या ये वाकई इसका मेंबर है या नहीं है, क्योंकि एज पर माई सैम्पलिंग थिंग मुझे ये लग रहा है कि ये इस पॉपुलेशन में से इस किस्म की वैल्यू जनरेट नहीं हो सकती। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है, ये मतलब है ना, क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है कि 95 या 99% डेटा आपका इस ब्रैकेट के दरमियान खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उससे बहुत बार जो वैल्यू आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वैल्यू, ठीक है, वो इसका हिस्सा नहीं है, या तो नॉइज है या फिर देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक हो गया। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे जी स्कोर या जी टेस्ट से पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, ठीक है ना, इसको थ्रू हम एक याद रखें, जो जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होती जाती है, हमारा ये जो एक्चुअल जो पॉपुलेशन मीन है उससे हम दूर होते जाते हैं। इसका ये मतलब है ना, यानी कि जितना बड़ा स्प्रेड होगा उतना आपके पास ये 68% डेटा के अंदर एरर ज्यादा होगा। ये मतलब है ना कि उतना वो इस एक्चुअल मीन से दूर है। यस सर। तो इसका ये मतलब है कि इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, और उसका जो डेफिनेशन, या इसको सैंपलिंग एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड या सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर से क्या मुराद है? इसमें एरर की डेफिनेशन ये है कि हम पॉपुलेशन मीन से कितने दूर हैं। समझ आ गई ना? यानी कि हमारे जो सैंपल जो गेट हो रहे हैं वो एक्चुअल अगर हमारे पास सारे जो सैंपल मैं गेट करता हूं उसका उनका मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम आता जा रहा है, तो क्या होगा, आपका सारे का सारा डेटा इस एक दरमियान वाली लाइन के ऊपर फॉल करेगा, एंड आइडियली यू शुड गेट वन लाइन, और जो उसका वैल्यू मीन की होगी दैट विल बी द पॉपुलेशन मीन। बट अगर आपके पास एक सैंपल मीन यहाँ पे आता है, एक सैंपल मीन यहाँ पे आता है, ये सैंपल मीन यहाँ पे आता है, तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एरर है। सही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। और सैम्पलिंग एरर का जो फार्मूला है ये अब आपने बस याद रखना है, ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर n इज द साइज ऑफ द सैंपल। तो ये क्या आपको कहता है? ये कहता है कि जूं जूं आपका साइज ऑफ द सैंपल इंक्रीज करेगा, आपकी सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगी। वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या
कि जो आप इधर से इधर जाते हो तो n साइज आपका इंक्रीज किया, तो अब आपके पास सैम्पलिंग एरर रिड्यूस होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो ये वाली जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ n है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी सैम्पलिंग एरर में रिडक्शन आ जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी। यस सर। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आप n यानी सैम्पलिंग साइज को इंक्रीज करते जाओगे तो उसका फायदा मुझे ये होगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज जो होंगी वो आपके पॉपुलेशन मीन के करीब आना शुरू हो जाएंगी, राइट? और Exactly, इस केस सर। में जब आप अगर आपका n साइज स्मॉल होगा तो इसमें बहुत सारे आपके पास सैंपल्स के मीन्स ऐसे होंगे जो कि आपके पॉपुलेशन मीन से दूर होंगे, और इस केस में आपके पास स्प्रेड ऑफ दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, इस वजह से सैम्पलिंग एरर भी ज्यादा होगा। तो यानी कि सैम्पलिंग एरर को आपने रिड्यूस करना है, तो इस केस में आपको नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज करने हैं, और हर सैंपल साइज का साइज को भी बड़ा रखना है, तो आपके पास ओवरऑल स्टैंडर्ड एरर भी कम हो जाएगी। इसको हम एरर कहते हैं, जो कि आपके स्प्रेड को शो कर रही होती है। जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा उसमें एरर है। आर वी गुड? यस सब कोई बात मेरी समझ sir. आ गई है? इसमें कोई मतलब वो नहीं है, एम्बिग्युइटी नहीं है। जी है या नहीं है? यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके। एक आज छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कॉम्प्रिहेंशन का। पूछना सर। मेरे पास लेट से ये मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दो ये ऐसी किसी जगह से मैं समझे कि हाइपोथेटिकली मैं जनरेट कर रहा हूँ, और आपने बताना है अभी क्वेश्चन में कुछ इस तरह का। एक ये है, ओके। इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ए है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बी है। सो कोई बता सकता है कि कौन लार्जर सैंपल साइज सैंपल से बना हुआ है, ए या बी? ए सर, ए। क्यों? बिकॉज ऑफ स्प्रेड सर। अच्छा, मैं आपने अपने आंसर को दोबारा से रिपीट करें। आपने क्या कहा? बिकॉज ऑफ स्प्रेड सर, इसका क्योंकि ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मेरा सवाल क्या था? इनमें आपने पूछा है कि किसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यही पूछा है ना आपने सर? क्या डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यही पूछ रहे थे आई थिंक। नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा है कि इनमें से ये दोनों आपका एक ही पॉपुलेशन में से दो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जनरेट किए हैं, ठीक है? अब मैंने सिर्फ आपने इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए मुझे बताना है कि कौन सी लार्जर सैंपल साइज से जनरेट हुई हुई है। क्यों? सर बी सर। सर क्योंकि अभी जितना हमारा एन ज्यादा होगा उतना ही हमारा कंजेस्टेड बनेगा, ये पॉपुलेशन के मीन के करीब बनेगा। सॉरी, दोबारा बोले। जी सर, मैं वही कंफर्म कर रहा था, लार्जर सैंपल साइज होगा तो उतना ही कन्वर्ज करेगा। ठीक सर लार्जर सैंपल साइज है ना बी में, तो
पॉपुलेशन मीन के ज्यादा करीब है, इसलिए अच्छा ये एक और लार्ज बी exactly, वाला। तो इसका आंसर इज बी। ठीक है, सो याद रखने के बी के केस में आपके पास लार्जर सैंपल साइज से जनरेट हुआ है, या मोर सैंपल साइज भी आप इसमें कह सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन सा लो वेरिएबिलिटी इन सैंपल मीन्स जनरेट करेगा। अगर मेरे पास जो सैंपल साइज n इज इक्वल टू 1 है, 4 है, 7 है, ये 10 है, इनमें से लो वेरिएबिलिटी इन सैंपल मीन कौन सा जनरेट करेगा? सर वो स्टैंडर्ड एरर को पूछ रहे हैं आप, सैंपल एरर, स्टैंडर्ड एरर? बिल्कुल यस। लो वेरिएबिलिटी किस में आएगी? 10 सर, क्योंकि आपकी n साइज डिटरमाइन करती है आपकी हायर द n लोअर द एरर। 10 होगा। अच्छा अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ अबाउट द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेट्स से 1 to 10? तो शेप वही रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। It will become more and more normal, ठीक है, by increasing the size of the sampling distribution becomes more and more normal। याद रखिए कि जरूरी बात नहीं है कि आपके पास n इज इक्वल टू 1 लें तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल, वो हो सकता है आपके पास इस तरह की बिल्कुल यूनिफॉर्म आ जाए। ठीक है, बट आप जो n की साइज को बड़ा करते जा रहे हो तो हो सकता है इसके बाद ये नॉर्मल होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो जरूरी बात नहीं कि आपके पास हर साइज के ऊपर ही आपको डेफिनेटली नॉर्मल मिल रहा होगा, तो आपको एक रीजनेबल साइज होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया ना कि नहीं? जी सर। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए कि हाउ मैनी सैंपल मीन्स व्हेन n को 10 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 10 फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन of the true population mean। जी, how many of the sample means fall within 1% of the true population mean? जी, जीरो 0.1 सर। 0.1 0.1 आपने क्या है? ये 0.1 का मतलब 10% है। हाउ मैनी का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने 0.1 क्या, 0.1 का मतलब है कि जितने भी आपके पास सैंपल्स थे उनमें से जो 0.1 उनकी जो फ्रैक्शन होगी वो आपके फॉल करेंगे विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन मीन। ये आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है 10% ऑफ द सैंपल्स की आप बात कर रहे हो, यही बात कर रहे हो, मैं सही समझा? सर मैं फार्मूले में पुट कर रहा इसके फार्मूले की तो जरूरत ही नहीं उसके है, ये तो फार्मूले वाला चक्कर ही क्यों नहीं है इसमें इतना लंबा चौड़ा, और पता नहीं कौन से फार्मूले में आप पुट कर रहे हो। सर 0.317। वो किस तरह है? सर 1 को डिवाइड करो अंडर रूट ऑफ 10। वो क्या कर रहे हो, उसमें क्यों पुट कर रहे हो? वो तो स्टैंडर्ड एरर के लिए यूज होता है, आपने स्टैंडर्ड एरर थोड़ी कैलकुलेट करनी है। आपने ये बताना है कि ये देखो ना, ये सिंपल सी बात है। आपको मैंने कहा हुआ है कि आपने जब सैंपल जो है साइज n इज इक्वल टू 10 रखा हुआ है जो कि काफी बड़ा है, तो इस केस में जब आप उनको
सैंपल्स को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करोगे, दैट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर 0.6 आएगा शायद, यार शायद भी कहने की क्या जरूरत है? कंफर्म कर रहा था। नहीं, 0.6 भी नहीं, उससे भी आप एक्यूरेट आंसर दे सकते हो। और हमने कहा है कि जब n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ सैंपल आप सैंपल्स को पिक करोगे, तो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी उसका जो मीन होगा वो होपफुली ट्रू पॉपुलेशन मीन हो जाएगा। ये हमने बात की हुई है कि नहीं की हुई? यस सर, बिकॉज सर 68%। हाँ, तो बस सिंपल सी बात ये थी। ये आपका 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इधर दोनों पे रखोगे तो ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये भी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो एज पर ये दोनों ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा एज पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो बिकॉज ऑफ दिस दैट मींस इट हैज टू बी 68%। तो आंसर इज 68% ऑफ द सैंपल्स। एग्जैक्टली सर। तो ये आपको आना चाहिए था ना यार, ये तो अब छोटी सी चीज थी। अब आगे समझ? यस सर, कंफ्यूजन आगे समझ आ थोड़ा ना, इसलिए पूछ लिया आपसे। चले, अच्छा तो चले। ये समझ लीजिए, how many sample means n is equal to 10 fall within 10 sigma। 10 सिग्मा, अच्छा 1 sigma, अच्छा 1 sigma लिखा है। ये 1 सिग्मा है जी। 1 स्टैंडर्ड नहीं सर, वो 10 नजर आ रहा था। हाँ, बहरहाल चलो, बहरहाल इसमें 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे की बात हो रही थी। तो इसका ये मतलब है कि आपने ये बताना था कि 68%, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका जो मीन है वो आपका सफिशिएंटली लार्ज साइज आपने कहा हुआ है और मल्टीपल लिया हुआ है। तो इस केस में होपफुली जब जो मीन ऑफ द स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रू पॉपुलेशन मीन है। तो इसमें छोटी छोटी चीजें जो कि आपकी सारी कवर हो रही हैं। क्या कि आपको ट्रू पॉपुलेशन मीन जब कहा जाए तो आपको स्टेट में पता है यार, ट्रू पॉपुलेशन मीन तो मुझे नहीं पता होगा, पर वो मुझे किस तरह पता चलेगा? मुझे जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो होपफुली ट्रू पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मुझे यही कहता है। तो इसका मतलब है, और उस वो एक और बात ये कहता है कि इसकी शेप जो होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की आपको पहले से प्रॉपर्टीज पता है कि 68% जो डेटा होता है विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो आपसे पूछा कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितने सैंपल्स आ जाएंगे, तो आंसर आपका होना चाहिए 68%, जो कि इस केस में आपका ये शेडेड एरिया में आ जाते हैं। समझ आ गई सर। ओके जी, चलें जी, मेरा ख्याल है आज का टाइम भी खत्म हो गया हमारा और होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, राइट? यस सर। चलें जी, मैं ख्याल आउट कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ ले, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। सर काइंडली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। चलो सही है, तो हो जाएगी। चलो ठीक और है, सर वो जी। चेक हो गया। पेपर नहीं अभी नहीं हुए, अभी हो रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ओके।